स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। और आज जो ये चर्चा होने वाली है वो बेहद ही ज्यादा गंभीर मुद्दे को लेकर होने वाली है। एक ऐसी बीमारी जो सर्दियों में आम भाषा में अगर हम समझे तो महामारी का रूप ले चुकी होती है। जिन लोगों को ये समस्या है वो जानते हैं कि सोराइसिस क्या होता है। शरीर पर जब चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो जो स्किन है वो झड़ना शुरू हो जाती है, तो वो दर्द, वो झड़ना, वो स्किन का झड़ना, वो सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसे सोराइसिस है। और आम तौर पर यह भी कहा जाता है कि सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों सोराइसिस वापस आ जाता है, सर्दियों के समय में ये सबसे ज्यादा क्यों होता है, और क्या आप घर बैठे इसका इलाज खोज सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं, इसी पर ये खास जो चर्चा है वो होने वाली है। और नेशनल खबर की पूरी टीम मौजूद है लाफिमिक्स डर्मा क्लिनिक में और ये नोएडा सेक्टर 51 है। और मेरे साथ मौजूद होंगी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चंचल चौधरी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। और आपका भी लाफिमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और क्योंकि हम हालिया ही कुछ बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं और सर्दियां हैं तो सोराइसिस एक बहुत बड़ा नाम आ जाता है। तो सोराइसिस क्या है, क्यों होता है, इस पर जरा हम चर्चा करें। देखिए, सोराइसिस मतलब आपकी थिक स्किन। ओके, सोराइसिस को एक हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं। मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है आपकी स्किन में और इन्फ्लेमेशन होने के कारण वहाँ पर एक सिल्वरी स्केल बन जाती है। ओके, ये एक क्लासिक वर्ड इसके आ जाता है सोरियासिस में, सिल्वरी स्केल। स्केल एकदम वाइट सिल्वरी होते हैं। ओके, सो दिस अब अगर वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि दिस इज कंसिडर्ड एज एन इम्यूनो मेडिएटेड प्रॉब्लम। सो उसमें जेनेटिक भी इन्वॉल्व है, आपकी खुद की इम्यून सिस्टम भी रिलेटेड रहता है, जिससे आपकी स्किन में अंदर से जो है नई स्किन जनरेट होती रहती है और वहाँ पर एक स्केल की तरह वो बन जाता है। ओके, तो जैसे आपने कारण बताया, तो सर्दियों में इसके फैलने के पीछे क्या वजह होती है? हाँ, सो ड्राई स्किन, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये सर्दियों में ज़्यादा फ्लेयर्ड अप हो जाता है। सो ड्राई स्किन इसका कंट्रीब्यूट करता है, फ्लेकी स्किन हो जाती है और ज़्यादा उसमें स्केलिंग जनरेट होती है और ड्राइनेस से वो जो है और प्रमोट होता है क्योंकि मॉइस्चर लेवल वहाँ पर कम हो रहा है, तो थिक स्केल्स और ज़्यादा दिखते हैं और बनते हैं। ओके, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लाइक सोरियासिस? हाँ, सो जब हम अब बात करते हैं कि किन रिस्क फैक्टर से पहले मैं बताऊंगी कि ये कॉमनली किस एज में जैसे देखा जाएगा। तो इसके दो पीक देखे जाते हैं। एक तो 15 to 30 ईयर्स में काफ़ी कॉमनली है, ऐसा नहीं है कि मिडिल एज में नहीं, मिडिल एज में भी है, और 50 to 60 ईयर्स में भी काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। और सो जिस तरह आपने बोला रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जेनेटिक, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो देन दे आर मोर चांस ऑफ प्रोन टू गेट अ सोरियासिस। बट अगर जेनेटिक हिस्ट्री है दैट डजंट मीन कि एवरीवन विल डेवलप, कि सबको सोरियासिस होगा। जेनेटिक हिस्ट्री अगर नहीं भी है तो कई बार कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो इसके रिस्पेक्ट, लाइक अगर आप एंटी मलेरियल्स ले रहे हो या कई बार कुछ एंटी फंगल जैसे टर्बिनेफिन ले रहे हो, बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हो, दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू दी सोरियासिस डेवलपमेंट इन सम पेशेंट। ओके, इम्यून अगर आपकी डेफिशिएंट है डायबिटीज़ में या थायराइड में, कैन बी सीन अलॉन्ग विद कि आपको सोरियासिस डेवलप हो सकता है। दूसरा जो देखा जाता है कि अगर अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग, सो दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू सोरियासिस फॉर्मेशन। Okay, so these are the common risk factors which have been seen can lead to. One more common which is seen is streptococcal infection, जैसे sore throat हो गया है, उसके बाद एक सोरियासिस होता है, गटेड सोरियासिस, बहुत कॉमनली सीन है चिल्ड्रंस में और यंग अडल्ट्स में, और वो आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद काफी कॉमन देखा जाता है सोर थ्रोट के बाद। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई सोरियासिस इन लाइक ट्रॉमा, उसको कॉर्बनराइजेशन बोलते हैं, तो कहीं ट्रॉमा है और वहाँ पर फिर आपको वहाँ पर सोरियासिस डेवलप हो गया है थ्रू इम्यून मेडिएटेड। ओके, एंड वेरी रेयर, नॉर्मली समर्स में सोरियासिस इम्प्रूव होता है, 5% में बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर आपको सोरियासिस डेवलप
हो सकता है। ओके, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? मतलब अगर किसी को पहली बार हो रहा है तो उसे कैसे पता चले? सो टिपिकली क्लासिकली इसमें एक तो वेल डिफाइंड होगा ये मार्जिन, ओके, एंड रेड और सिल्वरी स्केल थिक प्लाग्स होंगे, ओके, रेड कलर के होंगे, सिल्वरी स्केल एक मोटा सा प्लाग बन जाएगा और ये आप वेल डिमार्केटेड होते हैं, यू कैन मेंशन कि ये इस एरिया में है, ओके। सेकंड, कॉमन एरियाज होते हैं जो क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस हम बोलते हैं, जो कॉमनली सबसे ज्यादा कॉमन देखा जाता है नीज में होगा सबसे पहले, या तो नी में डेवलप हो रहा है या एल्बो में डेवलप जॉइंट एरियाज जो होता है, हाँ इस एरिया में, या फिर शिन एरिया होता है हमारे लोअर लेग्स में, वहाँ पर काफ़ी कॉमनली होने को, अदर एरियाज में भी होता है बट इन एरियाज में काफ़ी कॉमनली देखा जाएगा। आपको जैसे पिक्चर में भी वो दिखा रहे हैं, हाँ जी, ठीक है ना, तो इसमें इसको हम क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस बोलते हैं, इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म, ओके, ठीक है। सेकेंड जो है अगर स्कैल्प सोरियासिस ऑल्सो, जिसमें सिर्फ स्कैल्प में होता है, ओके, okay, if you can see the picture you can see that white scaly redness, वो हम जरा स्क्रीन पे दिखा तो वो इसको बोलते हैं स्कैल्प सोरियासिस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉमनली देखा जाता है हैंड्स एंड फीट में पामो प्लांटर सोरियासिस बोलते हैं, और उसमें कई बार थिक फिशर्स एंड फ्लेक्स भी बन जाते हैं, कट्स भी आ जाते हैं, ओके, पाम्स में भी होता है, फीट में भी होता है, और काफ़ी ज़्यादा स्केली थिक स्केल्स निकलती रहती हैं। It sounds like very painful. Yes, literally. It is definitely. And then nail में भी देखा जाता है, nail psoriasis भी होता है। Yes, you have nail psoriasis, उसमें पिटिंग हो जाती है, या फिर ओनाइकोलाइसिस बोलते हैं, जिसमें नेल आगे से अपने आप निकल आता है या उठ जाता है, ओके, देन, और या फिर वहाँ पर एक थिक स्किन बन जाती है, जिसे हम सबअंगल हाइपर केरेटोसिस भी बोलते हैं, एंड येलो बैंड्स बन जाते हैं। सो दिस इज नेल सोरियासिस, स्किन सोरियासिस के एसोसिएटेड भी हो सकता है, या सिर्फ नेल सोरियासिस भी हो सकता है आपको, ओके। एज यू सेड कि अलग अलग तरीके के आपने टाइप्स बताए, और क्योंकि एल्बो, पाम और स्कैल्प एवरीथिंग इज, मतलब सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो इज इट पॉसिबल कि अगर मुझे हैंड पे, मतलब किसी भी व्यक्ति को पाम में है तो वो स्प्रेड करे और वो हैंड्स तक आ जाए, स्प्रेड कर सकती है? तो फुल बॉडी में जैसे मैंने बोला हो सकता है, अगर आप इनिशियली आपका पाम्स एंड हैंड्स में है और आपने केयर नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ऐसा नहीं, वो वहाँ पर स्पेसिफिक भी रह सकता है, जरूरी नहीं अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो फुल बॉडी में फैल जाएगा, और अगर आप, और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी बॉडी पे और हैंड्स एंड फीट में भी साथ में आ रहा है। Okay. Yeah. Okay. What is the treatment of psoriasis? So treatment में basically moisturizer and do moisturizer, because जैसे हम बोल रहे हैं जैसे ही विंटर्स आती हैं psoriasis बढ़ जाता है, तो मेन कॉज इसका है ड्राई स्किन, तो आपको अपने स्किन को जेंटल क्लिंजर यूज करना है, नो हार्श डिटर्जेंट, नो हार्श सोप हैज टू बी यूज्ड, मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करना है, 3 टाइम मॉइस्चराइज आप ज़रूर करें, इमीडिएटली टेकिंग बाथ आपको फर्स्ट मॉइस्चराइज करना है विद इन 1 and 2 मिनट्स, ताकि वेट जो है आपका वो मॉइस्चर सील हो सके बिकॉज ऑफ द मॉइस्चराइजर। फिर रिपीट भी करें, अफेक्टेड एरिया में रिपीट करें मॉइस्चराइजर को। अगर बहुत ज़्यादा स्केलीनेस है तो उसके लिए वी ऐड मेडिकेशंस, टॉपिकल मेडिकेशंस, अगर टॉपिकल एरिया में है तो टॉपिकल मेडिकेशंस, और अगर जनरलाइज्ड है तो हम कई बार फोटोथेरेपी देते हैं, जिसको हम नैरो बैंड यूवी भी बोलते हैं, और उससे भी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। उसके सेशंस होते हैं, आपको वीकली सेशंस दिए जाते हैं। देन देयर समथिंग कॉल्ड पुआ थेरेपी, लेकिन हम पुआ थेरेपी नहीं करते हैं अपने क्लिनिक में, वी डू नैरो बैंड यूवी थेरेपी सिस्टमिक। अगर बहुत ज़्यादा देन ओरल मेडिकेशंस होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। एंड अब जो नया वर्जन आ गया जिसमें 80 to 90% क्योर अब बताया गया है, इस बायोलॉजिकल्स है, ये काफ़ी आपको, जिसमें एक हम कोशिश करते हैं, पासी स्कोर होता है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट का कितना बॉडी इन्वॉल्व है और ट्रीटमेंट के बाद कितना उसको रिलीफ मिला है, उसको हम पासी स्कोर बोलते हैं। और उस पर हम जो अब आजकल बायोलॉजिकल आ रहे हैं वो आपको ऑलमोस्ट क्लियर कर देता है सोरियासिस से। यस, तो अगर उसके कुछ टेस्ट होते हैं वो हम पेशेंट का कराते हैं, उसके बाद वो जो है जैसे इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं ऐसे वो दिए जाते हैं।
ठीक है, तो एक मेरा लास्ट सवाल आपसे और होगा कि क्योंकि ये कहा जाता है कि सोरियासिस कभी ठीक नहीं हो सकता, सो आपका क्या परसेप्शन है इस चीज को देखिए, लेकर? सोरियासिस जैसे मैंने बोला ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। अगर आप प्रिवेंशन करते हैं, जो इसके रिस्क फैक्टर्स बताएं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते जी हैं, जी जी, ठीक है, अल्कोहल स्मोकिंग कम इन सब करना चीजों है, से बचते हाँ, हैं। बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं। कई बार हम ओमेगाज ऐड ऑन कर देते हैं पेशेंट को हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए। जी, आप ओरल वाटर इनटेक भी इम्प्रूव करें आगे। और सोरियासिस को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो जैसे स्कैल्प में है तो आपको शैम्पू, पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ करना है, चाहिए, राइट। आपको मॉइस्चराइज अच्छे से करना है। तो आप सोरियासिस को काफ़ी हद तक जो है रोका जा सकता है। उसको बढ़ने ना दें, उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसको बढ़ने नहीं दें। एक नॉर्मल, एक डेली रूटीन अपना ज़रूर रखें कि सोरियासिस का हमें जो है प्रिवेंशन रखना है या उसको बहुत मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चाची फॉर द ग्रेट Thanks a lot. इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच मैम। Yeah. तो ये थी पूरी जानकारी सोराइसिस के बारे में। और क्योंकि सर्दियां हैं और क्योंकि आप हमारे हुलिये से समझ पा रहे होंगे कि सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, आप जहाँ पर हैं सर्दियां क्योंकि वहाँ भी होंगी, और आपको कोई भी इशू है, कोई भी सवाल है आपका, तो आप भेज सकते हैं और तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। और आप अगर कोई और टॉपिक पर प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।